हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर 18 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज ऑलवेज आई से कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो नॉलेज बहुत कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी एक चीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैम डिस्क्रिप्टिव कैसे काम आएगा। जब एडिटोरियल्स यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, एनालिटिकल थिंकिंग इतनी स्ट्रांग डेवलप हो जाती है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ना अपने आप से आप पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर पाओगे। ऑल्सो वो जो स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर ऐसे सीखना है वैसे सीखना है, आपको खुद ही यहाँ पर ना एक हैबिट हो जाती है सुनने की। तो एक तरीका होता है जो आपका माइंड भी ग्रास्प करता है और वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ में, फ्यूटिलिटी ऑफ सैबोटेज लॉ। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सबसे पहले तो ये आर्टिकल बात क्या कर रहा है, देखो सैबोटेज क्या होता है। सैबोटेज का मतलब है डोमेस्टिक शिपिंग प्रोटेक्शन लॉ। मतलब केवल डोमेस्टिक इंडिया की फ्लैग्ड शिप जो है वो कैरी कर सकते हैं गुड्स को इंडिया के कोस्टल रूट से। सो यहाँ पर जो वर्ड है वो एक स्पेनिश यूरोपियन मैरीटाइम हिस्ट्री से आता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप नेविगेशन अलोंग कोस्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल लो कि मुंबई से चेन्नई तक कार्गो जाता है। तो सपोज करो कि जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मुंबई से चेन्नई में, और अंडर सैबोटेज यहाँ पर जो इंडियन शिप्स हैं वो अलाउ किए जाएंगे, लेकिन फॉरेन शिप्स अलाउ नहीं किए गए अनलेस परमिटेड। तो केवल और केवल ऐसा समझो यहाँ पर कि डोमेस्टिक हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है वो अलाउ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन ट्रक्स हैं उनको आप इंडियन हाईवेज पर ही अलाउ करो। अब यहाँ पर इंपोर्ट केस अगर होता है, जैसे कि गुड्स मान लो यूएसए से आए और इंडिया में आए, मुंबई पोर्ट से होकर और कोची पोर्ट में चले गए, तो ये सेकंड मूवमेंट हुई मुंबई से कोची की तरफ। इसमें यहाँ पर कोस्टल शिपिंग होगा और ये भी सैबोटेज लॉ के अंडर आएगा। सो यहाँ पर कंट्रीज क्या करती हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन शिपिंग कंपनीज जो हैं वो सर्वाइव कर पाए इसलिए इसको यूज करती हैं। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जैसे कि कंट्रोल चाहिए कोस्टल लॉजिस्टिक्स में, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स चाहिए इंडियन सेलर्स के लिए और शिपिंग फर्म्स के लिए, और सप्लाई चेन कंट्रोल में डिपेंडेंसी जो है फॉरेन शिप्स पर वो कम करनी है। इसीलिए जैसे हमारे पास यूएस, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज हैं, ये सैबोटेज रूल्स को यूज करती हैं। अब इंडिया ने 2018 में क्या किया, रिलैक्सेशन करा। सो पॉलिसी चेंज हुआ, इंडिया ने अलाउ करे फॉरेन शिप को कि वो कंटेनर्स को यहाँ पर कैरी करें ट्रांसशिपमेंट के लिए, एम्प्टी कंटेनर्स को मूव करें और ट्रांसपोर्ट करें कुछ कार्गो कोस्टल रूट्स पर बिना किसी यहाँ पर लाइसेंस के। तो ट्रांसशिपमेंट क्या है, डायरेक्ट शिपिंग। हमारे पास में गुड्स जो है वो एक शिप से दूसरे शिप की तरफ जाते हैं एक इमीडिएट पोर्ट पर। तो हमारे पास में जो कार्गोस हैं अगर वो सिंगापुर जाएंगे और फिर यहाँ पर यूरोप जाएंगे, तो ये हो जाता है आपका ट्रांसशिपमेंट हब। आगे समझ में। अब देखो, इंडिया ने डिसीजन लिया है कि वो विड्रॉ करेगा सैबोटेज रिलैक्सेशंस, जो यहाँ पर एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट में देखा गया है कोस्टल शिपिंग के। तो ये जो डिबेट है ये यहाँ पर इकोनॉमिक डायलेमा लेकर आती है कि क्या इंडिया को अपनी डोमेस्टिक शिपिंग को प्रोटेक्ट करना है या यहाँ पर कंपटीशन और एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। सो सैबोटेज का क्या मतलब है, जैसा मैंने बताया, एक कंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकती है डोमेस्टिक कोस्टल शिपिंग को इसके खुद के वेसल्स के लिए। सो इंडियन शिप्स यहाँ पर केवल कार्गोस को इंडियन पोर्ट्स के बीच में ही ले जा पाएंगे। सो इंडिया की जो 2018 पॉलिसी है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया की जो 2018 पॉलिसी है इसमें सैबोटेज रूल्स को हमने स्पेसिफिक केसेस में अपना रिलैक्स किया है और फॉरेन शिप्स जो है इनको अलाउ किया गया कि ट्रांसशिपमेंट कंटेनर कार्गो जो है इनको अलाउ किया जाए, एम्प्टी करेंगे मूवमेंट को और सिलेक्ट करेंगे कमोडिटीज को। सो यहाँ पर हमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और बूस्ट करेंगे हम पोर्ट एफिशिएंसी को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और इंडिया को यहाँ पर एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह प्रमोट करना है। अब 2026 में क्या क्या पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं उसकी बात होगी। तो देखो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो 2026 में ना हम रोल बैक करना चाह रहे हैं। तो जनवरी 2026 में स्क्रैप करा है 2018 के जो रिलैक्सेशन ऑर्डर्स थे, और ये बोल रहे हैं कि अब अप्रैल 2026 से जो फॉरेन शिप्स हैं वो यहाँ पर कैरी नहीं कर पाएंगे कोस्टल कार्गो को फ्रीली, और लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अब ये वापस आ गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रिलैक्सेशन थे उनको हटा देंगे, फॉरेन शिप्स को अलाउ नहीं करेंगे और बैक टू स्ट्रिक्ट सैबोटेज अब हम आएंगे। तो आखिर मेजर प्रॉब्लम्स इस डिसीजंस के साथ में क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो कंटेनर कार्गो है वो 20% ऑफ हमारा टोटल पोर्ट कार्गो है और ट्रांसशिपमेंट में अप्रोक्सीमेटली 25% हो।
अब यहाँ पर इफेक्टिव इम्पैक्ट अगर देखें तो लेस देन 8% ऑफ टोटल पोर्ट ट्रैफिक देखा जाएगा। तो पॉलिसी बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड है और स्ट्रैटेजिक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली जो कार्गो है वो शिफ्ट करते हैं आपके कोलंबो की तरफ, सिंगापुर की तरफ, दुबई की तरफ या मलेशिया की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको मिलेगा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर इन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है तो अब यहाँ पर ये चेन्नई की जगह यूरोप, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, अगर चेन्नई से यूरोप में जाना है तो चेन्नई कोलंबो यूरोप की तरफ होते हुए जाएंगे। इंडिया को रेवेन्यू लॉस होगा, पोर्ट एक्टिविटी और जॉब्स भी यहाँ पर जाएंगी। तो इंडिया के पास तो केवल यहाँ पर 30 फीडर शिप्स है, मात्र 30, ठीक है। और कैपेसिटी है 56,000 TEUs की, और कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की। तो सीवियर शॉर्टेज हो जाएगी हमारी शिपिंग कैपेसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के पास में एक लार्ज पोर्शन क्योंकि ट्रांसशिपमेंट कार्गो का है, तो हमारे पास में पोर्ट ऑफ कोलंबो, क्लांग, सिंगापुर, जेबली एयरपोर्ट ये दुबई का है, ठीक है। ये सभी हमें यहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन देंगे। अब ये दोबारा से यहाँ पर जो कार्गो है शिफ्ट करेगा तो बेटर कनेक्टिविटी, लोअर कॉस्ट, हायर एफिशिएंसी मिलेगी। इंडिया की कोर प्रॉब्लम है कि भाई हमारी डोमेस्टिक शिपिंग कैपेसिटी वीक है, तो कैपेसिटी बढ़ाओ ना। यहाँ पर 30 के अप्रोक्सीमेटली फीडर कंटेनर शिप्स हैं, 56,000 TEUs हैं, कोस्ट लाइन हमारे पास 7500 किलोमीटर की है, और 30 प्लस मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। तो इंडिया के पास में इनफ शिप्स नहीं है कि वो फॉरेन कैरियर्स को रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। एक ना यहाँ पर कंपटीशन जब लेस होता है, प्राइसेस हायर होते हैं, तो अगर मान लो केवल 2 कंपनीज है हमारे पास में कैब की, तो फेयर बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर 10 कंपनीज होंगी तो फेयर डिक्रीज होते हैं। सेम आपका शिपिंग में होगा। अब रियलिटी चेक अगर देना चाहें तो ग्लोबल शिपिंग मार्केट डोमिनेट किया जाता है 7 जायंट्स के थ्रू, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, मर्सर, सीएमए सीजीएम, कॉस्को, हैपेग और वन एंड एवरग्रीन। तो यहाँ पर 78% ग्लोबल मार्केट इंडिया के हाथ में है। इंडिया की भारत कंटेनर लाइंस है, न्यू इनिशिएटिव है, ह्यूज कैपिटल चाहिए, ग्लोबल नेटवर्क चाहिए और स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ही ये हमें प्रोवाइड कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो सैबोटेज को अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री आपकी प्रोटेक्ट होती है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपको कोस्टल ट्रेड पर मिलता है, लेकिन फ्राइट कॉस्ट बढ़ेगी, कंपटीशन कम है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी रिड्यूस होगा। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर इनएफिशिएंसी की तरफ लेकर जाएगा लॉन्ग रन में। ग्लोबल सिनेरियोज में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास में फ्लेक्सिबल सैबोटेज रिजीम्स होती हैं, जैसे यूके यहाँ पर फॉरेन शिप को अलाउ करता है, ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस के साथ में अलाउ करता है, इंडोनेशिया ऑयल और गैस सेक्टर में, मलेशिया ने रिलैक्स किया इसको, न्यूजीलैंड फुल्ली डीरेगुलेटेड है। तो ग्लोबल ट्रेंड में ज्यादा कंपटीशन और लेस प्रोटेक्शन है। इंडिया की स्ट्रेटेजी थी कि भाई भारत कंटेनर लाइंस को लेकर आएंगे, अब यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, ग्लोबल शिपिंग डोमिनेट की जाएगी यहाँ पर, लेकिन हमारे पास में इस तरह के जो मैंने आपको अभी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए ये लोग करते हैं, कुछ तो मैंने आपको बताए हैं, कुछ और भी हैं। तो टोटल 7 फर्म्स हैं, वन, एवरग्रीन, सीएमए सीजीएम, कॉस्को, राइट। तो यहाँ पर 75% ग्लोबल कंटेनर शिपिंग तो इन्हीं के अंडर है। अगर एंट्री बैरियर्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, ग्लोबल नेटवर्क डिपेंडेंसी और स्केल एडवांटेजेस। अब कोर इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रोटेक्शन जो है वो एक परमानेंट स्ट्रेटेजी कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये बोलते हैं कि देखो यूके फुल्ली ओपन है, ऑस्ट्रेलिया कंडीशनल है, यहाँ पर लाइसेंस बेस्ड ही सही, इंडोनेशिया ऑयल यहाँ पर और गैस के लिए तो सेक्टर स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मलेशिया रिलैक्सेशन देता है। तो वर्ल्ड यहाँ पर लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और हम अगर रेस्ट्रिक्टिव सैबोटेज लगाएंगे तो डोमेस्टिक फर्म्स को प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उनको इनएफिशिएंट बना देंगे। लिबरलाइजेशन कंपटीशन बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, कॉस्ट को कम करता है। तो जियो से पहले ना हाई डेटा प्राइसेस थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जियो आया, कंपटीशन बढ़ा, चीप इंटरनेट मिला हमें। तो सेम लॉजिक लगेगा कि यहाँ पर जब ज्यादा शिपिंग प्लेयर्स होते हैं तो प्राइस कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में यहाँ पर इनोवेशन को ये डिस्करेज करेंगे, रिड्यूस करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस को, कॉस्ट आर्टिफिशियली बहुत हाई हो जाएंगी। तो डोमेस्टिक फर्म्स यहाँ पर कॉम्पीट नहीं कर रही है प्राइस, एफिशिएंसी और सर्विस क्वालिटी पर, ठीक है। अब पॉलिसी ट्रेड ऑफ ऐसा होता है कि अगर आप लोकल फर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपके पास में लिबरलाइजेशन ही बढ़ाता है, लेकिन हायर कॉस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, ये लोअर प्राइस कॉस्ट, यहाँ पर लो एफिशिएंसी है, यहाँ हाई एफिशिएंसी है, यहाँ लिमिटेड ग्रोथ है और यहाँ ग्लोबल इंटीग्रेशन है।
तो यहाँ पर एक हमें अगर बैलेंस व्यू लेना है तो क्या लोगे कि जो प्रोज एंड सैबोटेज के वो तो ये है कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट कर ली, सिक्योरिटी दे दी, जॉब क्रिएट कर दी, लेकिन हाई कॉस्ट, लो एफिशिएंसी और ग्लोबल आइसोलेशन यहाँ पर कॉन्स हो गए। तो ये जो एडिटोरियल है ये बोलता है कि देखो इंडियन शिपिंग कंपनीज को प्रोटेक्शन फॉर एवर यहाँ पर मिलना ही नहीं चाहिए, इन्हें तो कॉम्पीट करना चाहिए सर्विस की क्वालिटी, प्राइसिंग और एफिशिएंसी पर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सैबोटेज लॉज है ये डोमेस्टिक शिपिंग को प्रोटेक्ट तो करेंगी, लेकिन एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस को कम करेगा, कार्गो डाइवर्जन फॉरेन पोर्ट पर होगा, और एक बैलेंस लिबरलाइजेशन अप्रोच ही यहाँ पर केवल और केवल डिजायरेबल है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में हमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लीट चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एफिशिएंट पोर्ट इकोसिस्टम। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। टीयू के बारे में हमने पहले पढ़ा था, 24 इक्विवेलेंट यूनिट होती है, कंटेनर की कैपेसिटी बताती है। पॉलिसी एक्शन इन टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज लेनी चाहिए, किन एक्शंस की जरूरत है, ये उसकी बात करते हैं। तो कोर इशू क्या है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है इंडिया के लिए। अब ये जो क्राइसिस है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन हमें पता नहीं है कि कुछ दिन चलेगा या कुछ महीने चलेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर आएगा और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन, ग्रोथ और सप्लाई चेन पर आएगा। तो ये कहते हैं कि भाई देखो ऑयल क्यों मैटर करता है, वो तो हमने बताया ही था, 85% ऑफ इट्स का क्रूड ऑयल है। अब यहाँ पर हमारे पास में इंडिया को अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को क्या रिवाइज करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेनी है, रश नहीं करना, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो स्पाइक्स है ये माइट भी टेम्पररी हो। तो यहाँ पर फास्ट प्राइसेस जैसी देखी गई हैं, ऑयल स्पाइक तो किया था लेकिन बाद में नॉर्मलाइज हो गया था। फिर बड़ा रिस्क क्या है, सप्लाई डिसरप्शन, ना कि केवल प्राइस। प्राइस इंक्रीज तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये जो सप्लाई शॉर्टेज है ना ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ऑयल, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, एडिबल ऑयल, पल्सेस, फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर चिप शॉर्टेज होती है तो मोबाइल के प्राइसेस बढ़ते हैं, कार का प्रोडक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सफर करती है, और ऐसा ही कोविड में भी देखा गया था। तो यहाँ पर अभी आगे बढ़ेंगे, पहले इसको देखो, नेचर ऑफ क्राइसिस क्या है, रूटीन इकोनॉमिक शॉक्स की तरह तो है नहीं, यहाँ पर अनसर्टेन ड्यूरेशन है, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है और ग्लोबल स्पिलओवर्स हैं। तो अनसर्टेनिटी इटसेल्फ बिकम्स अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और करेंसी की मूवमेंट। ऑयल प्राइस शॉक्स की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रांसमिशन चैनल है उसमें आप देखेंगे कोर मैकेनिज्म क्या है कि क्राइसिस ऑयल सप्लाई रिस्क लेकर आती है और प्राइसेस स्पाइक होते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो 100 से 150 पर बैरल यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो बड़ा है। अब ये मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया 85% प्लस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और ऑयल एक यूनिवर्सल इंटरमीडिएट आउट इनपुट है। अब इन्फ्लेशन यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हुई है, फूड इन्फ्लेशन राइज हुआ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर हम देखें वो हमारे सामने आएगा, हायर इनपुट कॉस्ट रहेंगी, पहले भी बताया था, कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, फिस्कल प्रेशर आएगा, सब्सिडीज या तो बढ़ाओ या तो टैक्स कम करो, राइट। अब यहाँ पर बिगर रिस्क जैसा मैंने बोला सप्लाई डिसरप्शन है, प्राइस शॉक्स मैनेजेबल हैं, लेकिन सप्लाई डिसरप्शंस डेंजरस हैं। वल्नरेबल कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल, पल्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, स्टील एंड क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक गुड्स हैं, केवल इकोनॉमिक गुड्स नहीं है। अब इन्वेंट्री चैलेंज की बात करते हैं कि भाई इंडिया का सबसे वीक लिंक तो यही है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो कोर पॉलिसी गैप है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसेंशियल गुड्स जो है वो हमें यहाँ पर अपने पास में एडवांस में स्टोर करने होते हैं ताकि हम क्राइसिस को हैंडल करें। अब इंडिया के पास में यहाँ पर इन्वेंट्री पॉलिसी तक नहीं है और ना स्ट्रेटेजिक स्टॉक प्लानिंग है। तो ऐसा समझो कि मान लो स्टॉक करा ग्रोसरीज को बिफोर लॉकडाउन, तो अगर लेकिन नेशनल लेवल पर ऑयल रिजर्व, फूड स्टॉक, डिफेंस इक्विपमेंट इनकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ की पॉलिसी क्वेश्चन ये हैं कि हाउ मच स्टॉक, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कितना, कौन कॉस्ट पे कर रहा है, कहाँ स्टोर कर रहे हो, अभी तक ये क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड हैं। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की भी
ये कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है ये जो क्राइसिस है ये कॉन्फ्लिक्ट ले आए, तो हमें ड्रोन, मिसाइल, रडार इनकी भी इन्वेंट्री चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस और सिक्योरिटी रिस्क हमें यहाँ पर डबल प्रेशर देगी अदरवाइज। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्या कहते हैं, एक वेल डिफाइंड इन्वेंट्री पॉलिसी होनी चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर करे, कंटिन्यूटी हो सप्लाई की, प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगे। और इंडिया के पास में यहाँ पर की पॉलिसी क्वेश्चन ये है कि 3 से 6 महीने की क्या हमें इन्वेंट्री बिल्ड करनी है, इस कॉस्ट को बिल्ड करने के लिए कौन बेयर करेगा, स्टोर और फाइनेंसिंग हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंस प्रिपेयरनेस में ये बोलते हैं कि ये केवल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, डिफेंस इन्वेंट्री भी लेकर आओ। ये सभी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए ताकि नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो। अब पॉलिसी डायलेमा ये है कि क्या हमें रिएक्ट करना है तुरंत या वेट करना है। तो इंडिया को प्रोजेक्शंस को इमीडिएटली रिवाइज करना चाहिए, नहीं, ये कहते हैं प्रीमेच्योर रिएक्शन मत लो, ऑयल प्राइसेस तो वॉलेटाइल है, ट्रेजेक्टरी यहाँ पर हमारी पास में क्राइसिस की अनक्लियर है, ओवर रिएक्शन क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा डैमेज ना कर दे। तो वेट एंड वॉच और प्रिपेयर करो इंटरनली। अब यहाँ पर क्या क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क होने चाहिए, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों की बात होती है, मैक्रो पॉलिसी रिस्पॉन्स इसे हम बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द मैक्रो पॉलिसी रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया इन सच काइंड ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन, so you have to say we should not panic, rather we should not even delay but act strategically. So what we can do, first of all talking about fiscal policy, government is spending और subsidies जो है वो हमें देनी है, for example fuel subsidy, fertilizer support। और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। और गवर्नेंस स्ट्रेटेजी यहाँ पर लेकर आनी होगी जहां हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन हो। तो ये कहते हैं कि सब्सिडीज को केयरफुली मैनेज करो, एक्सेसिव फिस्कल एक्सपेंशन भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दी, और टारगेटेड सपोर्ट रखो, यहाँ पर ब्लैंकेट रिलीफ मत दो। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करो, लिक्विडिटी को कंट्रोल करो, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, और सेंटर स्टेट एंड एजेंसीज जो है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की तरफ आओ ताकि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो, आइसोलेटेड एक्शन से ये ज्यादा बेटर है। अब वोल्टिलिटी को कैसे मैनेज करोगे, तो ये कहते हैं कि वोल्टिलिटी तो इनएविटेबल है, इट हैज टू हैपन। तो मैनेजमेंट इज द रियल पॉलिसी गोल। अफेक्टेड वेरिएबल्स में इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, लिक्विडिटी, स्टॉक मार्केट, गोल्ड प्राइसेस ये सभी आते हैं। और कोई भी वेरिएबल फुल्ली प्रेडिक्टेबल ऐसे क्राइसिस में होता ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हमें कैसे करनी चाहिए, देखो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट, एमएसएमई और गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर मिलकर क्या कर सकती हैं। देखो ये यहाँ पर बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी जो है वो ला सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बोलते हैं कि भाई एक यहाँ पर हमें अपने लिए जो स्टेप लेनी है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि वोलेटिलिटी तो आएगी, फ्लक्चुएशंस तो आएंगी आएंगी। अब इन फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, हमारे गोल्ड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, इन सब के ऊपर काम करना होगा। फिर ये बोलते हैं कि अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे अनसर्टेनिटी के टाइम पर तो स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाएंगे ड्यू टू फियर, और ये हमें हमारे हर ग्लोबल क्राइसिस में देखने के लिए मिलेगा। तो हाउस होल्ड में एलपीजी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ती है, होटल्स के लिए कुकिंग गैस की शॉर्टेज, और ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल कॉस्ट बढ़ गई। तो एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट इंक्रीज फूड प्राइसेस। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एडॉक डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए, पैनिक पॉलिसी चेंजेस नहीं करने चाहिए, यहाँ पर इमीडिएट रिवीजन प्रोजेक्शंस का नहीं करना चाहिए, रेदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, इन्वेंट्री बिल्डिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और रिफॉर्म एजेंडा पर काम करना होगा। तो ये कुछ की रिस्क हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं। करेंसी वीक हो सकती है, फिस्कल स्ट्रेस हो सकता है कि हमारे डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाए, बीओपी क्राइसिस आ जाए, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हो सकता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाए, सोशल इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो पैनिक ना कर यहाँ पर स्ट्रक्चरली प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्रीज बनाओ, सप्लाई को डाइवर्सिफाई करो, केवल एक रीजन पर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहो, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन के अलावा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो है इसको भी हमें इम्प्रूव करना होगा। तो सिनेरियो प्लानिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में कैसे होती है, इंडिया के पॉलिसी रिस्पॉन्स की बात करें, देखो सिनेरियोस क्या होते हैं। अब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी हजारों तरीके की सिचुएशन आती है, बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या होगा। यही होता है सिनेरियो एनालिसिस जो कि हम अपने फाइनेंस में भी करते हैं,
यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं और उसमें हमारा रिएक्शन कैसे होगा, कैसे हम खुद को वेल प्रिपेयर्ड रखें, ये देखा जाता है। तो इंडिया जो है वो अभी वर्स्ट केस वॉर सिनेरियोज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है और सिनेरियोज को यहाँ पर प्लानिंग को यूज कर फिस्कल, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है, फिस्कल प्लानिंग कर रही है, फिस्कल बफर्स बना रही है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड्स को यूज कर रही है। तो ये सिनेरियो प्लानिंग होती क्या है, हम मल्टीपल पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस देखते हैं और पॉलिसीज हर किसी के लिए बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप बिफोर एग्जाम ये सोचते हो अगर इजी पेपर आया तो ये तो मेरे लिए बेस्ट केस है, वर्स्ट केस होगा कि बहुत टफ पेपर आ जाए और एवरेज पेपर आना एक नॉर्मल चीज हो गई। तो आप तीनों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करते हो, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, डिफिकल्ट चीजों के लिए प्रिपेयर करो, इजी तो हो ही जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बेस बनाएंगे। तो यही बात है। अब गवर्नमेंट भी यहाँ पर खुद को प्रिपेयर कर रही है कि अगर ऑयल हमारा $90 पर बैरल पर जाता है या फिर $130 पर बैरल पर जाता है या वॉर यहाँ पर जल्दी खत्म हो गया या लॉन्ग टर्म लिया, तो हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं मल्टीपल इकोनॉमिक सिनेरियोज ड्यूरिंग क्राइसिस, नॉट जस्ट टू रिएक्ट टू द हेलो हेलो नॉट जस्ट टू रिएक्ट टू द करेंट सिचुएशन। समझ में आ गया। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले ये बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने के लिए, फिस्कल कुशनिंग के लिए। तो ये कहते हैं कि 1 लाख करोड़ का बफर फंड हो जो कि इकोनॉमिक शॉक्स को आप मैनेज कर पाओ। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो अनस्पेंट एलोकेशन, जैसे मिनिस्ट्रीज के लिए यहाँ पर कुछ हमने फंड्स दिए वो भी यूज नहीं हुए, इसको ले लो, एक्स्ट्रा कैश फ्लोज ले लो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रेश बोरोइंग कर रहे हो, स्मार्ट फिस्कल मूव लो। रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं अगर इसको एक तरीके से, तो आप देखेंगे कोई इमरजेंसी सेविंग अकाउंट आपने बनाया, अब आप इसको डेली मत यूज करो, केवल क्राइसिस में ही यूज कर रहे हो। अब आ जाओ पर्पस पर, पर्पस में क्या होगा, सो हमारे पास शॉक जो होते हैं ऑयल प्राइसेस से उन्हें हमें एब्जॉर्ब करना है, सब्सिडीज यहाँ पर फूड और फर्टिलाइजर्स को सपोर्ट करना है, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी है, इकोनॉमिक रेजिलियंस को हमें यहाँ पर प्रमोट करना होगा। आगे समझ में। सो यहाँ पर हमारे पास जो पैसा होगा वो कहाँ जाता है आज के टाइम में, देखो 2.8 लाख करोड़ का सप्लीमेंट्री डिमांड है, 23,641 करोड़ की तो फूड सब्सिडी जाती है और 19,230 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी, और डिफेंस स्पेंडिंग भी हमें बढ़ानी है। तो यहाँ पर इन्हीं 3 सेक्टर्स को क्यों ले रहे हैं, देखो अगर फूड की बात करें तो प्रोटेक्ट करना है हमें पुअर पीपल को फ्रॉम इन्फ्लेशन, और फर्टिलाइजर्स में फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा और डिफेंस में वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। सो गवर्नमेंट फ्रंट लोडिंग फिस्कल पर्पस जो है वो लेकर आ रही है बिफोर क्राइसिस डीप हो जाए। सो यहाँ पर सिनेरियो प्लानिंग कैसे करनी है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 2 सिनेरियोज यहाँ पर ऑयल प्राइसेस के लिए प्रेजेंट करे हैं। एक की सीवियर शॉक हो गया जब $130 का पर बैरल है ऑयल, तो इन्फ्लेशन हमारा 5.5% तक बढ़ सकता है और जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारी 7.4 से नीचे आकर 6.4 हो सकती है। करेंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बढ़कर 3.2% ऑफ जीडीपी हो जाएगा और फिस्कल डेफिसिट हमारी 5.6% हो जाएगी, पहली सिचुएशन। दूसरे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि अगर मॉडरेट शॉक लगा $90 पर बैरल है तो ग्रोथ जो है वो 7 से 7.4, इन्फ्लेशन 2% और करेंट अकाउंट डेफिसिट आपके पास में यहाँ पर 1% के अराउंड एंड फिस्कल डेफिसिट 4.4 के रहेगी। सो पहले सिनेरियो में तो हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक डिटोरिएशन अक्रॉस ऑल इंडिकेटर्स है, दूसरे में मॉडरेट शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे विदाउट मेजर डिस्ट्रप्शन। सो ऑयल प्राइस जो है वो यहाँ पर मोस्ट क्रिटिकल वेरिएबल है। अब आपको शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में ये कहते हैं कि क्या इंडिया यहाँ पर अप टू $90 पर बैरल और अपना जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी बिना कंज्यूमर्स तक बर्डन को पहुंचाने के। तो ये कहते हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड हमारे लिए एक बफर की तरह काम करेगा, मैक्रो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास एडिक्वेट हैं, तो यहाँ पर फिस्कल बफर्स पास थ्रू की तरह काम करेंगे ऑफ ग्लोबल शॉक्स टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। रिस्क हमारे सामने आ सकता है स्लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन। ट्रांसमिशन चैलेंज में ये बोलते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना, स्टैगफ्लेशन में अगर वॉर हुआ तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, एंड अगर वॉर होता है तो डिमांड कम हो जाती है और ग्रोथ भी हमारी कम हो जाती है।
समझ में आ गया? तो प्राइसेस बढ़ गए पेट्रोल के, फूड के, जॉब्स कम हो गई और बिजनेसेस स्लो डाउन कर गए। समझ में आया? सो यहाँ पर हमारी जो एमएसएमईज हैं, उनमें आप देखेंगे कॉस्ट बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। एक्सपोर्टर्स के लिए ग्लोबल स्लो डाउन है। फिर इंडस्ट्रीज में इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। तो अगर कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, सेल्स कम हो गई, प्रॉफिट बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएंगे। तो कॉस्ट चैनल, हायर ऑयल, हायर इनपुट प्राइस, सप्लाई चेन डिसरप्शन में इंटरमीडिएरीज जो है वो कॉस्टली हो गए, एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस में सीएडी वाइडन हो गया, कैपिटल फ्लोज हमारे यहाँ पर रिजर्व हो सकते हैं। तो ऑयल शॉक यहाँ पर टेक्स्ट बुक केस बन गया है स्टैगफ्लेशन रिस्क का। अब एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क में सबसे पहले कहते हैं बीओपी इंपैक्ट क्या रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। अब यहाँ पर अगर इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल्स को तो पेमेंट डॉलर्स में करता है, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हमारे कम है, रेमिटेंसेस हमें ऑलरेडी कम मिल रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लो ऑलरेडी हो रहा है, तो करेंसी भी डेप्रिशिएट करी और प्रेशर हमारे आरबीआई पर आ गया। इम्पैक्ट एमएसएमई और इंडस्ट्री पर मैंने अभी समझाया था कि वल्नरेबल हैं ये सभी। प्रॉब्लम क्या है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमें पूरी ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल से प्रोसेस करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, सेल करना, कैश रिसीव करना, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें लेकर चलनी होती हैं ध्यान से। सो जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसमें जो फंड्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। डिमांड हमारी क्या है, स्लो डाउन हो रही है, तो हमें कोविड से सीखना चाहिए, कोविड प्ले बुक को हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो व्हाट आर द की टूल्स दैट वी हैव। सबसे पहले इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम ईसीजीएस, यहाँ पर लिक्विडिटी देंगे ये एमएसएमईज को, बिजनेसेस को कोलैप्स होने से बचाएंगे, साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेंटेन करेंगे। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स अकोमोडेटिव हमें रखने की कोशिश करनी होगी। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट हाइक हमें जरूरी होगा करना, ग्रोथ यहाँ पर अगर कम होगी तो रेट कट हमें नीडेड होगा। सो पॉलिसी डायलेमा भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सपोर्ट करेंगे ग्रोथ को, मैनेज करेंगे लिक्विडिटी को, एक्सेसिव टाइटनिंग को अवॉइड करेंगे। इन्फ्लेशन प्रेशर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करेगा, लेकिन इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोच, यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटेड फिस्कल, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी हमें यूज करनी होगी। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड था, उसको यूज कर कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूल प्राइसेस को, सब्सिडीज दे सकते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। क्रेडिट सपोर्ट में यहाँ पर जैसे कोविड है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात की हमने, उसको यूज करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने अभी आपको बताया ही था, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर फॉलो करनी होंगी। तो प्रिपेयरनेस ओवर पैनिक की तरफ हमें जाना होगा। इवन इफ वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने आ गया तो भी यहाँ पर देखो, अगर नहीं आया सॉरी, तो भी प्रिपरेशन तो एसेंशियल है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करेंगे, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, फास्टर रिस्पॉन्स यहाँ पर इंश्योर करना होगा। फाइन। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना है ऑयल शॉक विदाउट पासिंग टू कंज्यूमर्स। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो पहले गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करना चाहिए या फिर यूज करना है ईएसएफ को, ताकि पेट्रोल प्राइसेस आपके स्टेबल रहें, ठीक है। सो यहाँ पर पास करना कॉस्ट को अगर पीपल पर, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लिया अगर सब्सिडीज दी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट को शॉर्ट रिलीफ ओवर फिस्कल डिसिप्लिन के बीच में किसी एक को चुनना होगा। सो इंडिया ये कहते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन फ्लेक्सिबल होना होगा, फिस्कल मॉनेटरी टूल्स दोनों यूज करने हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया। लाइक करना, कमेंट कर बताना कुछ और चाहिए तो। इसके अलावा यहाँ पर IIFCL जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी आज से क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप लोगों को 5-6 बजे तक मैं पहली क्लास जो है रिस्क मैनेजमेंट की वो प्रोवाइड कर दूंगी, एंड वो छोटी क्लास नहीं होगी, वो प्रॉपर एक बड़ी क्लास होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड मेंटेन करेंगे मैक्रो स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क को, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फ्लक्चुएशन होता है तो इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, गोल्ड प्राइस, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट रेवेन्यू सब में होगा। तो अगर मान लो गोल्ड प्राइस बढ़ जाते हैं तो अनसर्टेनिटी के टाइम पर स्टॉक मार्केट्स भी यहाँ पर फियर के चक्कर में गिरेंगे, तो ये हमें सभी ग्लोबल क्राइसिस में देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, इन्वेंट्री बिल्डिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, रिफॉर्म एजेंडा के साथ में जाना होगा और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना उतना ही जरूरी है गवर्नमेंट के लिए जितना कि यहाँ पर इकोनॉमी को मैनेज करना। सो इंडिया को एक कैलिब्रेटेड वेट एंड वॉच यहाँ पर अप्रोच रखनी होगी। साइमल्टेनियसली अपनी जो सप्लाई साइड है उस रेजिलियंस उसको भी स्ट्रेंथन करना होगा स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री और कोऑर्डिनेटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज इसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर आर्टिकल में केवल इतना ही है। ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप खुद से एक बारी देख लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी।